हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। और लास्ट लेक्चर में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर को क्लासीफाई किया जाता है। और इससे पहले हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, राइट। और अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, राइट। अगर फ्यूचर में आप इसी तरीके का लेक्चर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, ताकि हम इसी तरीके का यूज़फुल वीडियो आपके लिए बना सकें फ्यूचर में। ठीक है, तो चलते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए एक बार लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लें, वो चार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया? ओके, ये चार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चार्ट में राइट यहाँ पर दिख रहा है आपको प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज एंड पोस्ट ट्रायल स्टेज, ठीक है। अब मेरे को बताओ एक बस आप लोगों का ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों का मेमोरी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोग को कुछ याद भी है या नहीं है, ठीक है, देखते हैं। चलो, ये है ट्रायल स्टेज, ये है प्री ट्रायल स्टेज। इस तरीके से करता हूँ, इधर आ जा भाई तू। ओके, प्री ट्रायल स्टेज, ठीक है, फिर ट्रायल स्टेज, और ये है पोस्ट ट्रायल, ठीक है। थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट। मुझे बताओ अपील क्या है, कौन सा स्टेज का पार्ट है, प्री ट्रायल या पोस्ट ट्रायल? तो क्या है, प्री ट्रायल है क्या, बताओ मेरे को। पोस्ट ट्रायल है, ठीक है, ये ट्रायल नहीं है, ना ही प्री ट्रायल है, ठीक है। मुझे बताओ इन्वेस्टिगेशन कौन सा ट्रायल का पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन क्या है, पोस्ट ट्रायल है क्या? नहीं। ट्रायल है क्या? नहीं। प्री ट्रायल स्टेज का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सब आप लोग का मेमोरी बस रिफ्रेश करने के लिए किया जा रहा है। मुझे बताओ जजमेंट कहाँ का पार्ट है? जजमेंट पोस्ट ट्रायल का पार्ट है क्या? नो। प्री ट्रायल का पार्ट है क्या? नो। ट्रायल का पार्ट है क्या? यस। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस और मजिस्ट्रेट कहाँ का पार्ट है? ट्रायल का पार्ट है क्या कि पोस्ट ट्रायल का पार्ट है क्या? नहीं। कहाँ का पार्ट है? प्री ट्रायल स्टेज का। आई होप आप लोग को ये सब याद आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं अपने मेमोरी को, ठीक है। अब हम चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। द क्लास नंबर आई गेस 8, ठीक है। चलो, तो आज क्या करेंगे, आज का क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं गाइस, वो थोड़ा सा जो हम पढ़ चुके हैं उसी को और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर्स के हिसाब से लिखने वाले हैं। अभी तो हम लोग क्या किए थे, क्रिमिनल प्रोसीजर को डिवाइड किए थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बताओ मेरे को। और ये थोड़ा सा आज का क्लास पूरा मैं ही लिखने वाला हूँ और आप मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो सीआरपीसी में यानी बीएनएसएस में किस तरीके से होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ेंगे और इसी हिसाब से हमारे आगे का लेक्चर्स होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। ये है कमीशन ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले क्या होता है भाई, कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, एक ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है। और ऑफेंस जैसे ही कमिट होगा तभी तो आपका क्या होगा, क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्रिमिनल लॉ को मोशन में आने के लिए आपको क्या चाहिए, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, ठीक है। देयर मस्ट बी कमीशन ऑफ ऑफेंस। समझ में आ रहा है? देयर मस्ट बी कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो देखो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए, अगर क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करना है तो हमको क्या चाहिए भाई, सबसे पहले चाहिए कि क्या होना चाहिए, एक ऑफेंस कमिट होना चाहिए, तभी तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा। तो कमीशन ऑफ ऑफेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्टिवेट द क्रिमिनल लॉ। अगर क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करना है, टू सेट इन मोशन, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक ऑफेंस का कमिटमेंट होना चाहिए। भाई ऑफेंस होगा तभी तो क्रिमिनल लॉ आएगा काम में, पिक्चर में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो ऑफेंस जो होता है, ये जो ऑफेंस होता है गाइस, ठीक है, ये जो ऑफेंस होता है, मैं ठीक है, नहीं, यस, ये जो ऑफेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। मेरे साथ साथ लिखते जाओगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक ऑफेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जब तभी क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, तभी क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट होता है, तभी आपका सीआरपीसी यानी बीएनएसएस अप्लाई होना स्टार्ट होता है, तभी आपका बीएनएस अप्लाई होना स्टार्ट होता है, तभी आपका बीएसए अप्लाई होना स्टार्ट होता है। यानी क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, एक ऑफेंस का होना जरूरी है। अब ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस 2 टाइप का होता है। इस बीएनएसएस में
हमको ये सारा जो टर्म है हेल्प करेगा। तो ऑफेंस कितना टाइप का होता है बोलो मेरे को भाई? ऑफेंस 2 टाइप का होता है। तो चलो, ऑफेंस होता है 2 टाइप का। एक होता है तुम्हारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये सब लिखते जाओगे, ठीक है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वो बताओ सर। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या? देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस, मतलब जो कि संगीर्ण अपराध है। क्या है? संगीर्ण मतलब थोड़ा सीरियस टाइप का अपराध है। क्या है? सीरियस टाइप का अपराध। अच्छा, ये ठीक है, ये तो समझने के लिए सीरियस टाइप का, लेकिन क्या होता है वो तो बताओ, लॉ के भाषा में बताओ ना सर। खाली ऐसा बताने से थोड़ी होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ। गुस्सा क्या होते हो, बता रहा हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि भाई, मतलब ऐसा ऑफेंस जहां पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब पुलिस, ठीक है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट दिस केस, मतलब कॉग्निजेबल केस। पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट दिस केस विदाउट, मैं विदाउट ऐसा लिखता हूँ, WRO, ठीक है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है भाई। मतलब इतना सीरियस ऑफेंस है, सोचो, इतना सीरियस ऑफेंस है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे रहा है। अरे बाप रे, ठीक है, आगे आगे। और क्या होता है इसमें? पुलिस जो होता है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल केस में, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को पहचानेंगे कैसे? देखेंगे भाई इस केस में क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर पा रहा है क्या? अगर कर रहा है तो उसको बोलेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा देखेंगे क्या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट कर पा रहा है क्या? अगर कर ले रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। यहाँ ऑर्डर इधर क्या है? वारंट है, ठीक से। हाँ, फिर से अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर पा रहा है वो भी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, तो हम उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। अगर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर ले रहा है तो हम बोलेंगे भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब इतना सीरियस ऑफेंस है कि पुलिस क्या कर रहा है? बिना वारंट के अरेस्ट कर ले रहा है। अरे बाप रे बाप, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखा गया है, तुम्हारा डेफिनेशन अगर देखोगे तो है तुम्हारा सेक्शन 2 का G और सेक्शन 2 का C, ठीक है। अच्छा, ये G कहाँ का है? ये है BNSS का, ठीक है। और ये C कहाँ का है? याद करो, CRPC का। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा। समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला? अभी तक कुछ नहीं बोला, बस बोला हूँ कि भाई हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख रहे हैं। सबसे पहले ऑफेंस का कमिटमेंट होना जरूरी है, ऑफेंस का होना जरूरी है। और ऑफेंस क्यों होना जरूरी है? तभी क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। फिर हमने देखा भाई ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल पढ़ने गए, कॉग्निजेबल मतलब क्या? जो 2G में BNSS का डिफाइन है या फिर 2C में डिफाइन है CRPC का। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कौन सा ऑफेंस सर? जो थोड़ा सीरियस टाइप का है। सीरियस टाइप का मतलब क्या सर? मतलब जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है बिना ऑर्डर के। किसका ऑर्डर के? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। अच्छा, या फिर पुलिस अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। बहुत ही आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो, क्या बात है। चलिए, फिर आता है, अच्छा, ओके, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ, अच्छा, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, ठीक है। मैं और ज़्यादा सेक्शन इसमें नहीं लिखूँगा वरना और कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना समझो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आ गया। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, पूरा नहीं लिखता, बस कॉग लिख दिया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब भाई जो माइनर ऑफेंस कह सकते हो, माइनर, ठीक है, जो सीरियस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है तुम्हारा, बोलो पूरा उल्टा, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, ठीक है, दिस केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरा, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, पूरा उसका उल्टा भाई, पूरा उल्टा। पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकता है, किसके बिना? विदाउट वारंट। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या पढ़े बताओ मेरे को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो भाई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना जरूरी है, या फिर किसी को अरेस्ट करना है तो वारंट लाएगा तो ही अरेस्ट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो छोटा ऑफेंस के लिए आपको वारंट का दरकार नहीं, मतलब समझो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये माइनर ऑफेंस है तो माइनर ऑफेंस के लिए आप पुलिस क्या करेगा ना, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब ये इसका मतलब समझो, लॉजिक समझो। लॉजिक ये है, अगर मान लो हर छोटे छोटे ऑफेंस के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर करना स्टार्ट कर दे तो भाई फिर काम तो मतलब बिना मतलब का बढ़ जाएगा ना। आप चलते जा रहे थे, एक आदमी आपको 1-2 चट्टन लगा दिया,
अब उस चीज़ के लिए फिर मान लो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। तो छोटे छोटे ऑफेंस के लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं दिया गया है, तो इसलिए बोल रहा है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता बिना ऑर्डर के, किसका, मजिस्ट्रेट का। दूसरा, ना ही अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट का, बस हो गया। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको कहते हैं। समझ में आ गया? ये कभी नहीं भूलना इसको। अगर देखिए आगे चलकर ये सब चीज़ आएंगे, इसलिए मैं इसको अभी से बता दिया आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है। कॉग्निजेबल कहाँ है? 2G में, और ये तुम्हारा CRPC में कहा था 2C में। समझ में आ गया? अच्छा चलो, वो तो ठीक है सर, ये तो आप बता दिए, लेकिन ये बताओ मेरे को, पता कैसे चलेगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल? कैसे पहचानेंगे, बताओ मेरे को, कैसे पहचानेंगे सर? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमारे बैर एक्ट के बैक साइड में जाना पड़ेगा। गो टू, अरे भाई, गो टू बैक साइड ऑफ योर बैर एक्ट। बैर एक्ट के पीछे तरफ जाओ, वहां पर एक तो आपको शेड्यूल दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जाओ। फर्स्ट शेड्यूल में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का शेड्यूल दिखेगा, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, लिख के बता रहा हूँ शेड्यूल किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। देखिए शेड्यूल में टोटल तुम्हारा 6 कॉलम्स होगा और इस तरीके से दिखेगा। चलिए बता रहा हूँ, मैं शेड्यूल बना देता हूँ, चलो कब काम आएगा। बन भाई, वेरी गुड, बन गया, ठीक है। अब मेरे को इसको 6 हिस्सा करना है। ठीक है, यहाँ पर जब जाओगे तो आपको, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा रहेगा, क्या बोलो तो, हाँ, यहाँ लिखा रहेगा सेक्शंस, सेक्शन लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा ऑफेंस, देखो ध्यान से, बैरक में जाओ, फिर लिखा रहेगा पनिशमेंट, जी सर मिल गया। फिर लिखा रहेगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, फिर लिखा रहेगा बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ठीक है। फिर इधर लिखा रहेगा ट्राइबल बाय विच कोर्ट, कौन से कोर्ट के द्वारा ट्राइबल चलेगा, ठीक है, कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल चलाएगा मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है, दिस इज कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो कॉलम है ना भाई, कौन सा, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ये कॉलम को हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? वी हैव टू चेक दिस कॉलम, समझे, हमको इस कॉलम को चेक करना पड़ेगा। देखो वहाँ पर ऑफेंस सब लिखा रहेगा कि कौन सा ऑफेंस है, कौन सा सेक्शन में, और वो ऑफेंस किस टाइप का है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो हम उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप देखिए सेक्शन 103 में आइए, 103 का 1 में आइए, ठीक है, 103 का 1 में आएंगे तो आपको पता चलेगा मर्डर के बारे में दिया गया है, ठीक है। पनिशमेंट क्या दिया है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। क्या लिखा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, खुद बता सकते हो, कॉग्निजेबल है। अच्छा, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, बताओ क्या है, बताओ, नॉन बेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इधर बताओ कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल चलाएगा, सेशन कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सेशन कोर्ट जो होगा वो उसका ट्रायल चलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से ले जा रहा हूँ मैं, आपको उसी तरीके से ले जा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलो भाई, ये हुआ। अब आते हैं, अब देखो हम क्या पढ़ें कि भाई एक कॉग्निजेबल होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। पढ़ लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अब बताओ मेरे को, कोई पूछेगा तो बता पाओगे भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जहां पर बिना मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, खत्म। और तीसरा तरीका क्या है, बैक साइड में जाओ और चेक कर लो ऑफेंस किस टाइप का है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कॉलम नंबर 4 को चेक करके। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब लेकिन मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि जो कॉग्निजेबल केस होता है, इसको तो भाई थोड़ा नीचे आ जा, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो भी थोड़ा नीचे आ जा। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है,
ये हम जो पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप एफआईआर का नाम सुने हो तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। कहाँ आता है? एफआईआर आपका क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, BNSS का लिख दे रहा हूँ इधर और CRPC का लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हम जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 173, और इसके लिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर होगा 13, ठीक है। CRPC का ये हुआ करता था 154, जो पुराने स्टूडेंट है पक्का उनको याद आता रहेगा, और ये है 12। समझ में आ गया? खत्म। ये सब चीज़ लिखो इसलिए क्योंकि हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से पुलिस केस। क्या बोलते हैं? पुलिस केस, ठीक है। जो एफआईआर रजिस्टर होता है तो वो पुलिस केस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन सा सेक्शन आएगा? इसका एक चलकर आगे बढ़ा दो, 174, चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा। और इसका 155, चैप्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, कुछ गलती लिखने से मुझे बताइएगा, कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। समझे? ये हुआ। अच्छा, ये पहला ही पॉइंट अपना चल रहा है, याद रखना। हाँ, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कमीशन ऑफ ऑफेंस के अंदर है ये सब चीज़। तो यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख दो भाई, ठीक है। अच्छा, आगे चलो। आगे क्या है? आगे है कि भाई ठीक है, पुलिस के पास गए एफआईआर लिखाने तो सेक्शन 173 आ जाएगा BNSS का, और वो CRPC का 154। फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 174 आ जाएगा। अगर मान लो मना कर दिया, इफ़ द पुलिस ऑफिसर, इसको प्यार से मैं PO लिखूंगा, याद रखना पुलिस ऑफिसर है इसका मतलब, ठीक है। रिफ्यूजेज टू रजिस्टर एफआईआर, अगर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तब क्या होगा उस केस में? हम लोग क्या, कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे उस केस में? हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा सेक्शन 173 का 4 लिखा गया है, जो कि BNSS का है, और ये हुआ करता था सेक्शन 154 का 3 हुआ करता था CRPC का, ठीक है। ख़त्म, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद अगर पुलिस मना करता है एफआईआर रजिस्टर करने से, इधर जाएंगे। उसके बाद या फिर हम क्या कर सकते हैं? टू मूव कोर्ट, कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोर्ट अगर गए तो दो चीज़ हो सकता है, ठीक है। कोर्ट अगर गए तो हम लोग यहाँ पर एक सेकेंड, उसको इधर आ जा भाई, इसका कलर चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। टू मूव कोर्ट, कोर्ट में जब जाएंगे तो भाई ये दो चीज़ हो सकता है यहाँ से। एक हो सकता है कोर्ट में जब जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तो ये सब सेक्शन लगेगा। आपको बस लिखना है ताकि आपको आने वाले सेक्शन में ये हेल्प करे। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 का 3 यूज़ होगा, ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था 156(3), ठीक है। ये है BNSS और ये है CRPC। समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आओ, इधर क्या होगा? इधर होगा कंप्लेन। कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट जो होगा वो कहाँ डिफाइंड है? कंप्लेंट डिफाइन है, इसको रुको, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट देंगे या फिर एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को, ये भी एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट ही है, ठीक है, याद रखना। तो मजिस्ट्रेट को क्या देंगे? कंप्लेंट देंगे। कौन सा यहाँ पर लग जाएगा सेक्शन? यहाँ लग जाएगा सेक्शन तुम्हारा, बताओ। जब कंप्लेंट देंगे तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर लिख देता हूँ मैं, सेक्शन नहीं लिखो, चैप्टर 16 BNSS का, ठीक है, और चैप्टर 15 किसका? CRPC का, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब ये जो कंप्लेंट है ना बॉस, ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? कंप्लेंट का डेफिनेशन दिया गया है तुम्हारा, बताओ, अंडर सेक्शन 2H BNSS का, अभी H हो गया है, और पहले हुआ करता था 2 कंप्लेंट D हुआ करता था, याद है जो पढ़े हैं, ठीक है, हुआ। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्यार से, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ हैं हम इसको बोलते हैं कंप्लेंट केस। क्या बोलते हैं? कंप्लेंट केस, ठीक है। तो कंप्लेंट केस में क्या होता है? एप्लीकेशन 175 फाइल करते हो या फिर कंप्लेंट देते हो, समझ में आ रहा है। और पुलिस केस में आप ये सब आ जाता है पिक्चर में, ठीक है, 173 वाला आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, समझ में आ रहा है, पुलिस केस होने से हुआ। अब आते हैं, अच्छा हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बताया कहाँ, हाँ, इफ़ पुलिस, ये अपना स्टेप 2 है, इसको मिटा दो, ठीक है, मैं भूल गया बताना आपको, ये स्टेप 2 है, ठीक है, ये स्टेप 2 था, पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ अगर करेगा तो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो अभी तक क्या बताया कि भाई सबसे पहले ऑफेंस का होना जरूरी है। ऑफेंस दो टाइप का होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। फिर पहचानेंगे कैसे, एक तो बना दिया डायग्राम। उसके बाद फिर
इसी में बताया कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तो हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, नॉन कॉग्निजेबल होगा तो कौन सा पढ़ेंगे। फिर ये जब ये ऑफेंस होता है तो इसको पुलिस केस बोलते हैं, क्योंकि पुलिस के पास जा रहे हो एफ आई आर लॉन्च कराने। फिर अगर पुलिस मना कर दिया तो आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास, या फिर वहाँ एप्लीकेशन दोगे 175(3) में, या फिर कंप्लेन दोगे जहाँ चैप्टर 16 आ जाएगा पिक्चर में, जो कि 15 हुआ करता था सीआरपीसी का। तो ये अब इस चैप्टर में या फिर इस सेक्शन में जब केस स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको कंप्लेन केस बोलते हैं। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप अभी जा रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद हमारा मेन फुल फ्लैश क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम पढ़े थे भाई क्या होता है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, तो बस हमको ये लिखना है कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा सेक्शन लगेगा। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले कहाँ है लिखा हुआ, सेक्शन 2 का, ये आप एक बार देखिएगा, एल है शायद, हाँ एल में है। और उधर का कौन सा है, सेक्शन 2 का इन्वेस्टिगेशन का कौन था, हमारा इन्वेस्टिगेशन एस था। ठीक है, ये है BNSS का और ये है CRPC का। ठीक है, फिर ये हो गया इन्वेस्टिगेशन ख़त्म। इन्वेस्टिगेशन के बाद कभी कभी हो सकता है कि आपको अरेस्ट करना पड़े, एज अ पुलिस आपको अरेस्ट करना पड़े। तो अरेस्ट के लिए ये दो चीज़ हो सकता है कि आप विथ वारंट अरेस्ट कर रहे हो या विदाउट वारंट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया, यह है अरेस्ट। तो पुलिस के पास कंप्लेन, पुलिस को दिए FIR, फिर कंप्लेन दिए किसको, मजिस्ट्रेट को। उसके बाद तीसरा नंबर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लग सकता है कि भाई अरेस्ट करना पड़े किसी को, तो अरेस्ट के लिए दो चीज़ पढ़ेंगे, विथ वारंट विदाउट वारंट पढ़ेंगे। अच्छा, फिर 5 नंबर आता है आपका बेल। अरेस्ट करने जाओगे तो हो सकता है ना कि वो बेल पे भी उसको छोड़ना पड़े, तो बेल के लिए फिर हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्री अरेस्ट बेल, क्या पढ़ेंगे, प्री अरेस्ट बेल। ठीक है, और एक पढ़ेंगे पोस्ट अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तुम्हारा जो सेक्शन लगेगा BNSS में और CRPC में, फिर प्री अरेस्ट बेल में लगेगा तुम्हारा 482। ठीक है, और इधर लग जाएगा तुम्हारा 438। ठीक है, और पोस्ट अरेस्ट बेल में तुम्हारा 478 और 480 लग जाएगा, और इधर लग जाएगा तुम्हारा 436 और 437। और चैप्टर जो यूज़ होगा, चैप्टर यूज़ होगा 35। ये सब लिखते जाओ, चैप्टर 33। समझ में आ रहा है, ख़त्म। तो ये 5वां तक पहुंच गए। अब है 6th नंबर। 6th नंबर में क्या पढ़ेंगे, 6th नंबर में कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है, पता है आपको, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है। और रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का 2 टाइप का होता है, पता है आपको। एक होता है चार्जशीट, मतलब क्या कि पुलिस को लग रहा है कि भाई ऑफेंस हुआ है, एविडेंस उसको मिल रहा है। और एक होता है क्लोजर रिपोर्ट, क्या होता है, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं। उड़ीसा में इसको क्या बोला जाता है भाई, उड़ीसा तरफ इसको FRT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FRT। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेक्शन कौन सा यूज़ होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सेक्शन यूज़ होगा 193 और इधर यूज़ होगा 173। तो ये BNSS का ये यूज़ होगा, इधर CRPC का ये यूज़ होगा। समझ में आ रहा है, ओके सर। ठीक है, इसको लिखते जाओ। 7th नंबर में आते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब क्या होगा पता है आपको, कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में फिर से वही BNSS का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, CRPC का कौन सा अप्लाई होगा, वही सब लिखेंगे। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है, बताया था आपको। कॉग्निजेंस मतलब क्या, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ पर, अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। तो इसके लिए कौन सा है, इसके लिए सेक्शन है तुम्हारा, कॉग्निजेंस जब लेगा तो 210, चैप्टर 15 यहाँ 190 हुआ करता था। ठीक है, और चैप्टर हुआ करता था 14। इसी में और एक चीज़ पढ़ेंगे, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। और एक चीज़ इसमें क्या पढ़ेंगे, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन में, सेशन कोर्ट में केस को भेजना। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 232, इधर पढ़ेंगे 209। ठीक है, अगर कुछ गलती होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये लेक्चर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ठीक है, अब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेंदी हो गया। चार्ज फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम होता है। एक बार कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, लगाता है। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग में क्या होता है बताया था आपको कि नाउ द ट्रायल स्टार्ट्स, नाउ द ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज।
ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा जो BNSS का और CRPC का कौन सा यूज़ होगा सेक्शन, चार्ज फ्रेम में यहाँ पर चैप्टर लिखते हैं क्योंकि सेक्शन तो बहुत सारे यूज़ होंगे, तो 18 और 17 ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या हुआ, एक बार चार्ज फ्रेम हुआ तो ट्रायल स्टार्ट होगा। तो ट्रायल के लिए क्या क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रायल के लिए हम लोग पढ़ेंगे भाई BNSS का क्या होगा और CRPC का क्या होगा। तो जब ट्रायल पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन COS, ठीक है। इसके लिए आपका है चैप्टर 19 जो हुआ करता था पहले 18। फिर पढ़ेंगे वारंट ट्रायल, क्या पढ़ेंगे, वारंट ट्रायल जो पहले हुआ करता था चैप्टर 20, अब हो चुका है 19। फिर पढ़ेंगे समरी ट्रायल, सॉरी ट्रायल ऑफ समन केसेस, ठीक है भैया, ट्रायल ऑफ समन केसेस ये हुआ करता था चैप्टर 21 और ये हो चुका है अभी 21 है, अभी हुआ करता था 20। फिर लास्ट ये है 10 नंबर में ट्रायल ख़त्म होने के बाद फिर जजमेंट। जजमेंट जब होता है तो उसके लिए आप पढ़ोगे BNSS का कौन सा चैप्टर पढ़ोगे और CRPC का कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। तो इसके लिए जजमेंट में होता है या फिर एक्विटल, एक्विटल में क्या पढ़ोगे, ठीक है, या फिर होता है कन्विक्शन, एक्विटल होता है या फिर कन्विक्शन होता है, ठीक है। इसके लिए हम बस चैप्टर यहाँ पर दोनों को मिला के बता रहा हूँ, चैप्टर है 29 और जो हुआ करता था 29 सेम है, ठीक है। फिर है 11 नंबर, ये ख़त्म है, ये आज का लास्ट लेक्चर है। अपील फिर रिवीजन, अपील या फिर रिवीजन, ये इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस वाइज अभी याद करना है। उस समय मैं बाइफर्केशन बताया था पूरा डिटेल में, अब लेकिन इस तरीके से आपको याद रखना है ताकि कुछ कुछ चैप्टर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अपील रिवीजन के लिए हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है हमारा 31, 32 और पहले हुआ करता था ये 29 और 30, ख़त्म, ठीक है। आई होप आपको आप ये सब लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, तो देखो आज का लेक्चर में हमने सबसे पढ़ा भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले ऑफेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस में दो टाइप का होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल 2G या 2C में डिफाइन है। अच्छा, फिर पहचानेंगे कैसे, बेयर एक्ट के पीछे जाना है, फर्स्ट शेड्यूल देखना है, जो चौथा नंबर कॉलम है उससे पहचान जाओगे कि भाई ये क्या है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो जैसे मर्डर का ये कौन सा था, कॉग्निजेबल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पुलिस केस कैसे होता है, कौन सा सेक्शन इसमें यूज़ होता है, 173 होता है। फिर नॉन कॉग्निजेबल के लिए 174 होता है। पुलिस अगर मना कर दिया रजिस्टर करने से तो उसके लिए 173 का 4 यूज़ होगा। ये सब लिखना है, आपको याद करके आना है। फिर अगर नहीं होगा तो कोर्ट चले जाएंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 173। कंप्लेन देंगे तो कौन सा चैप्टर लगेगा, 16, तो इसको कंप्लेन केस बोलते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, 2L में डिफाइन है इन्वेस्टिगेशन, 2H में डिफाइन था CRPC में। फिर होता है अरेस्ट, दो टाइप का, विद वारंट, विदाउट वारंट। फिर होता है बेल, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल, उसके लिए ये सब सेक्शन है, आपको याद करके आना है। फिर 6 नंबर है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, 193 पढ़ेंगे, 173 हुआ करता था। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, कौन सा इसमें चैप्टर और सेक्शन यूज़ करेंगे, 210 और 190, ठीक है। फिर चार्ज फ्रेमिंग के लिए कौन सा चैप्टर यूज़ होगा, फिर ट्रायल के लिए कौन सा चैप्टर यूज़ होगा, जजमेंट के लिए कौन सा चैप्टर यूज़ होगा, फिर अपील और रिवीजन के लिए कौन सा चैप्टर यूज़ होगा। बस ये है आपका आज का क्लास, ठीक है। आई होप समझ में आपको आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसको अच्छे से लिख के आइएगा, अच्छे से साफ़ सुथरा। मैं तो थोड़ा हड़बड़ी में लिखा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे बता दे रहा हूँ। अब कल से कल से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 13, ठीक है, जो कि सेक्शन 173 से 196 तक है। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। तो चैप्टर 13 स्टार्ट होने वाला है और 173 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये सब अच्छे से लिख लेना है, इसी प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ऑफेंस जब हुआ यहाँ पर, है ना, पहला स्टेप क्या था, ऑफेंस हुआ तो FIR रजिस्टर होगा, तो 173 से स्टार्ट है, तो इसलिए हम लोग 173 से पढ़ेंगे सेक्शन, और चैप्टर 13 पिक्चर में आ जाएगा। समझ में आ गया, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।